माननीय संसद ने पी पेशा अधिनियम बनाया, जिसकी धारा 3, धारा 4, धारा 4D, धारा 4O, धारा 4M और धारा 5 के अनुपालन में अनुसूचित क्षेत्रों में जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर परंपरागत ग्राम सभा बनाने का प्रावधान है, जिनके पास 7 विशेष शक्तियाँ होगी। इसी 7 विशेष शक्तियों के तहत अनुसूचित जनजातियों के भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, जल जंगल जमीन, ट्राइबल सब प्लान और DMFT जैसे फंड का उन्हें लाभ मिलेगा और उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्थान सुनिश्चित होगा, जिसका अनुपालन राज्य सरकार ने पिछले 23 वर्षों के बाद भी अनुपालन नहीं कराया। इन शक्तियों को, इस व्यवस्था को लेने के लिए जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई संविधान में, वह चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, क्योंकि लगातार तीनों क्षेत्रों पर हम लोगों ने संघर्ष किया है और सारे डॉक्यूमेंट जो है हमारे फेवर में है। इसलिए इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और अगर ये कानून को अगर लड़ के छीन के लेना पड़ेगा तो इसके लिए भी हम लोग एकदम कमर कस चुके हैं और हम लोग इसको लड़ के भी या तो सीधे तरीके या संवैधानिक तरीका अपनाएंगे, नहीं तो छीन करके लेंगे। यही संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में इस वक्त बुद्धिजीवी मंच के एक बड़े अधिकारी मौजूद हैं, श्री विक्टर माल्टो जी। आपको हम लोग सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे कि इतने वर्षों में आप लोगों ने और आपकी टीम ने जो मेहनत की है और उसी संबंध में यानी कि पी पेशा कानून को लेकर के जो रिजल्ट आया हाई कोर्ट का, उसी से संबंधित हम लोग जानना चाहते हैं और लोग भी इसको जानने के लिए उत्सुक हैं और हम भी जानना चाहते हैं। हमारा सवाल ये है कि पी पेशा कानून कैसे आदिवासियों को पूरी तरह अधिकार देगा, यानी सब कुछ उनके नियंत्रण में रहेगा। थोड़ा आप हमें इस बारे में डिटेल में थोड़ा बताइए। धन्यवाद। भारत का संविधान में एकमात्र अनुच्छेद है 243(m)(4)(b), जो संसद को, माननीय संसद को ये आदेश देता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लिए एक विशेष कानून बनाए जो उनके जल जंगल जमीन, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरागत स्वशासन व्यवस्था और विकास से जुड़ी राशि का उन्हें लाभ मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायत राज व्यवस्था और नगरपालिकाओं की व्यवस्था पर संवैधानिक रोक लगाया गया। उसके बाद माननीय संसद ने इसी अनुच्छेद 243(m)(4)(b) के आलोक में विशेष आदिवासी पंचायतों के अधिनियम का गठन किया, जिसे पंचायतों के प्रावधान या उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 कहा जाता है। यह अधिनियम माननीय संसद ने दिनांक 24 दिसंबर 1996 को पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति जी ने अपनी लिखित सहमति प्रदान कर दी। इस विशेष अधिनियम के द्वारा कुल 23 पंचायतों के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर अपवादों और उपांतरणों के तहत विस्तार किया। अपवाद और उपांतरणों का मतलब ये होता है, अपवाद का अर्थ है उनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और उपांतरण का अर्थ है उनकी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था। अलग अलग जनजातियों की अलग अलग भाषाएं हैं, उनकी अपनी अपनी विशेष परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, जिसे हम संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के रूप में देखेंगे तो संथाल परगना एरिया में माझी प्रधान लोग हैं, परगना लोग हैं। आप कोल्हान क्षेत्र में जाइए तो वहाँ मान के मुंडा लोग हैं। आप सिमडेगा में आइए तो यहाँ डोकलो सोहर लोग हैं। मुंडाओं के बीच में भी, उरांव समाज के बीच में भी पढ़ा राजा राजी पढ़ा सिस्टम है। तो अलग अलग जनजातियों की विशेष परंपरागत स्वशासन व्यवस्था है। इसी को बचाए रखने के लिए माननीय संसद ने पी पेशा अधिनियम बनाया, जिसकी धारा 3, धारा 4, धारा 4D, धारा 4O, धारा 4M और धारा 5 के अनुपालन में अनुसूचित क्षेत्रों में जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर परंपरागत ग्राम सभा बनाने का प्रावधान है, जिनके पास 7 विशेष शक्तियाँ होगी। इसी 7 विशेष शक्तियों के तहत अनुसूचित जनजातियों की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, जल जंगल जमीन, ट्राइबल सब प्लान और DMFT जैसे फंड का उन्हें लाभ मिलेगा
और उनका सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक उत्थान सुनिश्चित होगा, जिसका अनुपालन राज्य सरकार ने पिछले 23 वर्षों के बाद भी अनुपालन नहीं कराया। इसके बाद हम लोगों ने न्यायपालिका का शरण लिया झारखंड गठन होने के बाद भी, और हम लोगों ने 23 वर्षों तक लगातार झारखंड उच्च न्यायालय में संघर्ष करने के बाद अंततः माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया 29 जुलाई 2024 को कि झारखंड सरकार 2 महीने के अंदर पी पेशा के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करे। यहाँ शहरीकरण पर भी रोक है। शहरीकरण होगा तो हमारे CNTAT, SPTAT, विल्किंसन रूल्स के प्रावधान खत्म होंगे, बाहरी लोग आएंगे, हमारी ज़मीन लूटे जाएंगे, हमारी ज़मीन का नेचर बदलेगा, हमारा शोषण बढ़ेगा, हमारी नौकरी छीनी जाएगी, हमारे विकास योजनाओं का बंटवारा होगा और हम जो है कि अल्पसंख्यक होते चले जाएंगे। उसमें बहुत सारी बातें अभी आप मीडिया में सुनते होंगे कि बाहरी लोगों का आगमन हो रहा है, हमारा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, लेकिन जो लोग डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं उनका ध्यान कभी भी अनुसूचित क्षेत्रों में पी पेशा लागू करने की ओर कभी नहीं गई है, ना ही असंवैधानिक पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं की स्थापना पर कभी उनका ध्यान गया है। हम माननीय न्यायालय को अपने मन से धन्यवाद देते हैं, आखिर संविधान की रक्षा हुई और हम जनजातियों का स्वाभिमान अधिकार इसकी रक्षा हुई। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो 2 महीने के अंदर पी पेशा की धारा 4O और धारा 4M के तहत अनुसूचित क्षेत्र में जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर परंपरागत ग्राम सभा का स्थापना करें। साथ ही हम झारखंड के राज्यपाल महोदय को भी पूरे जनजाति समाज से, मूलवासी समाज की ओर से उनका कोटि कोटि धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आदिवासी महोत्सव के उद्घाटन भाषण में उन्होंने राज्य सरकार को यह सलाह दिया कि वह अविलंब संसदीय अधिनियम पी पेशा को लागू करते हुए हमारी जो स्वशासन व्यवस्था की पहचान है, भाषा संस्कृति की पहचान है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो हमारे बेटे बेटियां जो अनुसूचित क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं नौकरी के लिए, वो शोषित हो रहे हैं दूसरे जगह जाकर, उनका पलायन रुकेगा? निश्चित रुकेगा। पलायन क्यों? रोजगार का अभाव है। आज आप डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट को देखेंगे, हज़ारों करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, उनके खर्च कहाँ हो रहे हैं? उन पैसों का खर्च वहाँ होना है कि खनन के माध्यम से जो आबादी प्रभावित होती है, जनजाति आबादी प्रभावित होती है, उन इलाकों में उन पैसों का खर्च किया जाना है, बल्कि उन आबादी के बीच में, उन जनजाति लोगों के बीच में उन पैसों का ना इस्तेमाल करके DC महोदय और कुछ हमारे सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधि लोग उन पैसों का इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट लगाने में करते हैं, शहरी क्षेत्र में PCC सड़क निर्माण करने में लगते हैं, दूसरे रंग रोगन करने में लगते हैं, पार्क बनाने में पैसे का इस्तेमाल करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की नियुक्ति में पैसा खर्च करते हैं, एम्बुलेंस खरीदने में पैसे खर्च करते हैं, JSPL के कार्यक्रमों में पैसे खर्च करते हैं। तो ये सरकार का फेलियर है। जिनके नाम से झारखंड का गठन हुआ, जिनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए झारखंड का गठन हुआ, आदिवासी की सरकार ने उन्हीं आदिवासी मूलवासी समाज को आज ऐसा लगता है कि उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है और पी पेशा कानून के मामले में संपूर्ण जनजाति समाज को ठगा जा रहा है। सर, और एक बात मैं जानना चाहूँगा कि क्या जो जैसे एक जिला में अभी जैसे ही पी पेशा कानून लागू किया जाएगा तो उसमें जो निवास करने वाले जो अधिकारी हैं तो उन पर भी क्या इसके तहत नियंत्रण किया जाएगा? देखिए, पी पेशा की धारा 5 को आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिस तिथि को माननीय राष्ट्रपति महोदय इस अधिनियम पर लिखित सहमति देते हैं, उसके 1 साल के भीतर ही इस कानून के प्रावधानों को बदला, संशोधन या विलोपित किया जा सकता है। तो 1 साल की समय सीमा 24 दिसंबर 1997 को ख़त्म हो गई है। इसका स्पष्ट आदेश है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पी पेशा के सभी प्रावधान प्रभावी हो चुके हैं। हम आपको याद दिला दें कि
कि जब पी पेशा अधिनियम लागू हुआ था उस समय झारखंड बिहार राज्य में था और बिहार सरकार ने 6 मार्च 1998 को पी पेशा अधिनियम को अंगीकार करते हुए एक संकल्प जारी किया था। हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के तहत उस संकल्प को बुतलक्षी प्रभाव से अंगीकार करें और पी पेशा अधिनियम को झारखंड स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर 2000 से लागू करें, क्योंकि ये व्यवस्था लागू हो चुके हैं और ये व्यवस्था आने के बाद जो हमारा परंपरागत ग्राम सभा है उनके पास 7 शक्तियाँ होगी। उनके पास विधायिका की भी पावर होगी, कार्यपालिका का भी पावर होगी, न्यायपालिका का भी पावर होगी। इसी पी पेशा कानून के तहत जो व्यवस्थाएं लागू होगी तभी हमारा आबोआ दिसोम और आबोआ राज की बात साकार होगी, अन्यथा एक संवैधानिक उद्देश्य को डिफीट करने जैसी बात होगी। हम आदिवासी सरकार से उम्मीद करते हैं कि 2 महीने के पहले ही हम आदिवासी समाज के सामने एक संवैधानिक नमूना पेश करें, क्योंकि इसी से हमारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक उत्थान सुनिश्चित होगा। चूँकि इन अनुसूचित क्षेत्रों में पी पेशा अधिनियम का लागू नहीं किया गया है, यही वजह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, पलायन, भ्रष्टाचार, घोटाला और नक्सल जैसी समस्या बढ़ी है। बहुत अफसोस की बात है कि जिस उद्देश्य से भारत के संविधान में इस प्रावधान को लाया गया था, माननीय संसद का उद्देश्य को भी राज्य सरकार ने डिफीट किया है और हम जनजाति काफ़ी अफसोस के साथ जीवन जीने को मजबूर है। हम पुनः राज्य सरकार से और झारखंड के राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि 2 महीने के अंदर ही इसके तमाम प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में लागू करें, अन्यथा यह समाज सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। अनुसूचित क्षेत्र के तमाम व्यवस्था को पी पेशा के तहत अपने अधिकार के तहत लेने का कार्य करेगा। हम लोगों ने 15 अनुसूचित क्षेत्र के तमाम बहुसंख्यक जनजातीय समाज से मिल लिया है। हम लोगों ने संताल समाज से भी राय लिया है, उरांव समाज से भी हम लोग कल लोहरदगा जाके ले रहे हैं, हो समाज से भी ले लिया है, खड़िया समाज से आज हम लोग ले रहे हैं। इस तरह जो बहुमत जो जनजातीय समाज है उनकी सहमति हम लोगों ने ले ली है पी पेशा को लेकर के, और आगामी 17 अगस्त 2024 को रांची के एसडीसी पुरुलिया रोड में हम लोग एक बैठक रखा है। उसमें सभी 15 अनुसूचित क्षेत्र के ज़िले से ग्राम प्रधान लोग, मान्यता ग्राम प्रधान लोग आएंगे, बुद्धिजीवी लोग आएंगे और हम लोग आम सहमति से इस पर निर्णय लेंगे और अनुसूचित क्षेत्र में स्वशासी जिला परिषद और परंपरागत ग्राम सभा की स्थापना करने के लिए हम लोग ठोस निर्णय लेंगे। सर, और एक सवाल है इसमें कि जो 7 अधिकार हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगे, तो ज़रा उसको भी हम लोगों को अवगत कराइए। देखिए, अनुसूचित क्षेत्र का मतलब अनुसूचित क्षेत्र होता है। यहाँ शहरी या ग्रामीण बोलकर कोई ऐसी बातें नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र माने अनुसूचित क्षेत्र। भारत का संविधान में 73वां और 74वां संशोधन लाने के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था और नगरपालिकाओं की स्थापना पर संवैधानिक रोक लगाया गया। चूँकि संवैधानिक रोक के बावजूद अनुसूचित क्षेत्रों में ये 2 व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया। यह वजह है कि आदिवासी क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में शासन और स्वच्छ प्रशासन का अभाव हो गया है और आदिवासियों का कल्याण और उन्नति अवरुद्ध हो गया है। पी पेशा के तहत जो 7 शक्तियाँ दी गई है परंपरागत ग्राम सभा को, उसमें पहली शक्ति जो है कानून बनाने की जो शक्ति है वो नशाबंदी को लेकर के है। नशाबंदी पर नियंत्रण के लिए, प्रचलन के लिए परंपरागत ग्राम सभा को अधिकार है कि वो इस पर कानून बनाए। दूसरी शक्ति है 4M2,
उसमें जो भी लघु वन उत्पादन है उसमें परंपरागत ग्राम सभा का मालिकाना हक होगा, क्योंकि आदिवासियों की जीवन वन पर आधारित है। वन में जो भी फल लगते हैं, लकड़ी लगते हैं, लाह, खजूर, जामुन, महुआ, केंदू पत्ता, सबको बेच करके उनका जीविका चलता है ना, जड़ी बूटी लेते हैं, तो वन क्षेत्र में उनका मालिकाना हक है। यहाँ वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू नहीं होगा। तीसरा सबसे बड़ा पावर है जिसको आप न्यायपालिका की शक्ति कह सकते हैं, इसमें लिखा है 4M3 में, पी पेशा की धारा 4M3 में लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जमीन को हस्तांतरित होने को लेकर वो नियमावली बनाएगा, और जो अनुसूचित जनजाति की जमीन अवैध ढंग से, गैरकानूनी ढंग से हस्तांतरित हो चुकी है उसको वापस दिलाने का निर्णय लेगा। तो ये न्यायपालिका का पावर है, जो अभी ग्राम पंचायत और नगर पालिका होने से ख़त्म हो गया है, बल्कि नगर पालिका होने से हमारा जो SPT एक्ट, टेनेंसी एक्ट, विलेजाइजेशन रूल है, उसके तहत जो ज़मीन का जो नेचर है वो बदल गया है। चौथी शक्ति है कि जो भी हाट बाज़ार है उसका जो नीलामी किया जाता है BDO ऑफिस के द्वारा, वो नीलामी परंपरागत ग्राम सभा करेगा। तो लाखों रुपए की आमदनी कहाँ आएगी? परंपरागत ग्राम सभा को आएगा। तो पलायन रुकेगा। गांव का जब आमदनी बढ़ेगा तो पलायन रुकेगा, वही रोज़गार मिलेगा। हमारे समाज की लड़कियां, महिलाएं दूसरे दिल्ली, बॉम्बे शहरों में नहीं जाएगी। आज झारखंड के जितने बड़े बड़े शहर हैं, विशेषकर रांची को आप लीजिए, हर दुकान में आदिवासी लड़कियां काम करती है। उनकी क्या हालत होती है, कितने उनके शोषण होते हैं, क्या कोई चिंता करता है? दिल्ली, बॉम्बे शहर में हमारे समाज की लड़कियों को अपार्टमेंट के 6-7 महल्ले से फेंक दिया जाता है। कोई उनका दर्द सुनने वाला है? कोई माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को दिल्ली, बॉम्बे भेजेगा? क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं है, यहाँ संवैधानिक व्यवस्था फेल्योर है, असफल है, सरकार हमारे प्रति उदासीन है, इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई है। पांचवा सबसे बड़ी शक्ति है, जो भी सूदों का लेन देन करता है उस पर वो निगरानी रखेगा। आप देखेंगे कि आदिवासी समाज सूदखोरों के अधीन में है। फसल उगता नहीं है लेकिन सूदखोर लोग से वो पैसा ले लेता है। आज 2024 है, 2024 में जो फसल होगा उसका वो सूद ले चुके हैं, और 2025 में जो फसल होगा उसका भी वो सूद पे पैसा ले चुके हैं। तो आदिवासी समाज सूदखोरों के गिरफ्त में है। उन पर नियंत्रण लगाने के लिए परंपरागत ग्राम सभा को शक्ति प्राप्त है। इसमें बैंक भी आता है। आज हमारे कुछ आदिवासी लोग कहते हैं बैंक लोन नहीं देता है, लेकिन बैंक लोन क्यों नहीं देता है इस पर ध्यान लोग नहीं देते हैं। अगर 4M5 की चर्चा करेंगे, परंपरागत ग्राम सभा का स्थापना करेंगे, तो बैंक पर भी उसका नियंत्रण होगा। परंपरागत ग्राम सभा ग्रांटर बन सकता है, बैंक लोन आसानी से युवाओं को देगा। छठी जो शक्ति है ग्राम सभा की, परंपरागत ग्राम सभा की, वो यह है कि जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं उस पर परंपरागत ग्राम सभा का निगरानी और नियंत्रण होगा। स्कूल्स हो, वहाँ मिड डे मील की बात है, हॉस्पिटल्स है, NGOज है, उस पर भी परंपरागत ग्राम सभा की निगरानी होगी। आज NGOज के माध्यम से सरकारी योजनाएं चल रही है। NGO लोग अनियमितता करते हैं, फर्जी बिल बना करके मैंने वो सरकारी फंड का दुरुपयोग करते हैं। अभी हाल में बहुत सारे NGOज का लाइसेंस रद्द हुआ है और फॉरेन अकाउंट सब बंद हुए हैं। सातवां जो सबसे बड़ा जो शक्ति है वो है कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के जो योजनाएं बनाई जाएगी वो परंपरागत ग्राम सभा बनाएगा, और ट्राइबल सब प्लान उस पर वो नियंत्रण करेगा, जिसमें हजारों करोड़ आते हैं ना। तो ये ट्राइबल सब प्लान किनके अधीन में है? डिप्टी कमिश्नर के अधीन में है, वेलफेयर डिपार्टमेंट के अधीन में है। तो जो हमारे नियंत्रण में है वो तो कार्यपालिका अपने अधीन रखा है। तो यहाँ तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा अनुसूचित क्षेत्र में। और चूँकि जनजातीय समाज
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उन लोगों का सामना नहीं कर सकता है। और इस मामले में बहुत दुख के साथ हम कहना चाहेंगे, बल्कि हम आकृष्ट करना चाहेंगे सभ्य समाज से कि हमारे जितने भी जनजाति MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री है, कभी भी हमारे समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, ना ही निदान किया है। 1000 रुपये दे करके हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। हमें नौकरी चाहिए। सरकार हम जनजातियों को नौकरी नहीं दे करके विज्ञापन ऐसा तैयारी करती है, ऐसा नीति बनाती है कि दूसरे राज्य के लोग लाभान्वित होते हैं। आपके माध्यम से सिमडेगा डोकलासोहर्ष महासभा की तरफ से हम सरकार से मांग करते हैं कि वो ऐसी नौकरी नीति बनाए, ऐसी शिक्षा नीति बनाए, ऐसी रोजगार नीति बनाए जिसमें सिमडेगा के जो गरीब जनजाति है, आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, सरकारी नौकरियों में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। हम फिर राज्य सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों में झारखंड सरकार ने तो पी-पेसा कानून लागू नहीं किया। माननीय संसद का अवमानना है, संविधान का अपमान है। इन लोगों ने 5th शेड्यूल एरियाज के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जनजाति सलाहकार परिषद का भी गठन नहीं किया। क्या उम्मीद करेगा आदिवासी समाज आदिवासी सरकार से? क्या सिर्फ ये हमारे वोट लेने के लिए है और क्या हम वोट देने के लिए हैं? हम जाए तो कहाँ जाए, ये हम सरकार से सवाल करते हैं। आज 4.5 साल बीत गए, सरकार ने जनजाति सलाहकार समिति का गठन क्यों नहीं किया? सरकार अभी तक महिला आयोग का गठन नहीं किया। सरकार ने आज तक सूचना आयोग का गठन नहीं किया। बहुत सारे आयोग निगम बोर्ड है, सरकार क्या कर रही है? अब तो 2 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। तो ये तमाम चीज़ों को हम समाज के सामने रख रहे हैं कि जो सरकार 4.5 साल तक कुछ नहीं की हम जनजाति समाज के लिए, ये जब समाज के बीच वोट मांगने के लिए जाए तो इनका पुरजोर इनसे सवाल कीजिए। और हम तो चाहेंगे अगर सरकार पी-पेसा नियमावली नहीं बनाती है तो इन सरकारों को, ऐसे MLA MP को अपने क्षेत्र में प्रवेश ही ना करने दें, क्योंकि यह संविधान का अपमान है और हमें संविधान को बचाना है। जय हिंद, भारत माता की जय। पी-पेसा कानून को लेकर के जो लड़ाई लड़ी गई वो कई वर्षों के बाद में करीब 24 वर्ष इंतज़ार करना पड़ा। और सर विक्टर माल्टो के साथ में जो उनकी टीम है, हम काफ़ी उनको बधाई देते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से जो आदिवासियों का उत्थान होने वाला है पी-पेसा कानून को लेकर के। और हाईकोर्ट के डिसीजन आए हैं कि 2 महीना के अंतराल में इस नियमावली को लागू किया जाए अनुसूचित क्षेत्रों में। तो चलिए हम लोग 1-2 व्यक्तियों से हम लोग बात करेंगे जो डोकलासोहर के लोग हैं, उनसे थोड़ा पूछते हैं कि पी-पेसा को लेकर के उनको कैसा अनुभव है। पी-पेसा को लेकर के जो बैठक हुई यहाँ पर, आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुश हैं। इन्हीं के बारे गांव-गांव जा जा के प्रचार किए भी कि पी-पेसा कानून लागू होता है तो ये DC और DDC SDO लोग के पास पैसा नहीं जाता, सीधे ग्राम सभा में आता है और विकास ज़्यादा होता। इसलिए बहुत खुश हैं कि केस लड़के जीत पाए हैं, हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया है। तब और संघर्ष के साथ, जो पुरजोर के साथ, हम जो 5 आदिवासी संगठन है, खड़िया, उरांव, मुंडा, संथाल और हो, ये 5 आदिवासी जाति के लोग नेतृत्व कर रहे हैं पारंपरिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था का। तो हम बहुत खुश हैं। हम इस विषय में बहुत खुश हैं कि 23 साल के संघर्ष में हमारे बड़े भाइयों ने जो संदेश लाया है, इसके लिए हम धन्यवादी के पात्र हैं। और आज का संदेश पा के हमको बहुत ज़्यादा खुशी है और आने वाले समय तक हम लोग पुरजोर धरातल में जाके जानकार आम आदमी को देंगे ताकि सब कोई जागे और संकल्प करे और हम मुख्य धारा में जोड़े रहने का संकल्प करते हैं। आज जो हमें अनुभव मिला कि हमारे 24 साल के युद्ध क्षेत्र के बाद हमें आज ये पी-पेसा कानून पास करने के लिए लाया गया है, तो इस पर हमको ये कहना है कि हम इस चीज़ की आज हम बहुत खुश हैं। और हमारे ये जो कानून आएगा तो हमारे जन जन के लोग खुश रहेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, अपने हक और अधिकार को समझेंगे और कल का डेट में जो गरीबी और भूखमरी है ये काफ़ी हद तक
मिटेगा। इस लड़ाई में और एक हमारे बीच में व्यक्ति हैं, सर प्रभाकर जी हैं। हम लोग उनसे भी पूछेंगे कि इस लड़ाई में आपने जो कमर कसा और आपका भी काफ़ी योगदान रहा। सर अपना भी कुछ अनुभव साझा कीजिए। काफ़ी दृढ़ संकल्प के साथ हम लोगों ने इस आंदोलन को शुरुआत किया था। और जैसे माल्टो दा का एक संकल्प था कि हमको इस लक्ष्य को प्राप्ति करना है चाहे जितने भी विपत्ति आए। और इस आंदोलन में बहुत सारी जो है रुकावटें आई, लेकिन हम लोगों ने कभी कदम को रोका नहीं। एकला चलो की स्थिति में भी हम लोग चले। और आज 23 सालों के बाद जब ये हाई कोर्ट का जब निर्णय आया तो हम लोग काफ़ी संतोषजनक है कि हमारी लड़ाई जो है सच्चाई के प्रति थी और निष्ठा के साथ लड़े। और कोई भी चीज़ अगर सच्चाई और निष्ठा के साथ लड़ी जाए उसकी सफलता ज़रूर मिलती है। तो हम ईश्वर से भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन परिस्थिति को लाया और 23 सालों के बाद एक सुखद संदेश जो है समाज के बीच लेकर आया है। तो आने वाला समय जो है हम आने वाले पीढ़ियों में जो मुस्कान है वह देख पाएंगे। और जो हमारे जो आदर्श रहे हैं, हमारे जो संघर्ष के जो पूर्वज जो हैं जिन्होंने बलिदान दिया, उनके आत्माओं को भी शांति मिलेगी। एक कहावत है कि शक्तियों को कोई थाली में सजाकर नहीं देते हैं, बल्कि उसको छीनना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। और ऐसा ही शक्ति जो ग्राम सभा में, यानी कि पारंपरिक ग्राम सभा और स्वशासी जिला परिषद के तहत जो पी पेशा कानून के तहत जो शक्तियों को प्रदत्त मतलब मिलना है, और ये चीज़ों को हाई कोर्ट ने अब ऑर्डर जारी कर दिया है। तो ये शक्तियों को लेकर के आपको कैसा लग रहा है? इन शक्तियों को, इस व्यवस्था को लेने के लिए जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई संविधान में, वह चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, क्योंकि लगातार तीनों क्षेत्रों पर हम लोगों ने संघर्ष किया है और सारे डॉक्यूमेंट जो है हमारे फेवर में है। इसलिए इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। और अगर ये कानून को अगर लड़ के छीन के लेना पड़ेगा तो इसके लिए भी हम लोग एकदम कमर कस चुके हैं। और हम लोग इसको लड़ के भी या तो सीधे तरीके या संवैधानिक तरीका अपनाएंगे, नहीं तो छीन करके लेंगे। यही संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पी पेशा कानून को लेकर के हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया कि 29 जुलाई 2024 को उन्होंने ये डिसीजन दिया कि राज्य सरकार पी पेशा कानून को 2 महीने के अंदर से लागू करें और उसको नियमावली बनाते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करें। अब देखना है कि ये पी पेशा कानून के तहत जो आदिवासियों का हक और अधिकार की बात करते हैं वो उन्हें कहाँ तक मिलता है, और उनका पलायन, उनका गरीबी और उनकी जो भूखमरी है और उनकी स्थिति है वो कहाँ तक सुदृढ़ होता है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमारे चैनल में आप बने रहिए। आदिवासी जागरूक मंच में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।